गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ है और इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, बहुत सी अहम खबरें होंगी जो कि आपसे शेयर की जाएंगी। और आज की सबसे पहली न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो ये इंटरनेशनल मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट है और जो दुनिया की बाअसर ख़वातीन हैं उनकी बात करते हैं। तो बरतानवी इदारे की जानिब से जो दुनिया भर की बाअसर 100 ख़वातीन यानी कि 100 वमेन, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड वमेन, उनकी एक फहरिस्त जारी की है। और उसमें अच्छी बात यह है और प्राउड की बात यह है कि इसमें 2 पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनका इनमें नाम आया है। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें ख़वातीन का इस तरह से आगे बढ़कर आना और पूरी दुनिया की द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड वुमेन के अंदर उनका नाम आना बड़ी कमाल बात है। और जब मैं उनका आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी 2 ख़वातीन हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस्ड अपने जो लाइफस्टाइल है उससे दूसरों की ज़िंदगी बदलने में डाला है। एक तो ये कि हमें लास्ट ईयर जो सैलाब का सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, उसमें एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जिन्होंने अपनी तंजीम के साथ मिलकर तकरीबन 15,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन ऐसे थे जिनको घर बना के दिए, उनके बच्चों को दोबारा तालीम की राह पर लेकर आए, उनको 15,000 घर उनके बसा के दिए। तो एक तो ऐसी बाअसर खातून है जिनका नाम शामिल हुआ है। और दूसरी जिनका नाम शामिल हुआ है वो ये है कि आपको पता है कि दूर दराज के इलाकों में जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो कोई इतने अच्छे तो होते नहीं हैं। वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? जानवर चरा लिए, कोई बेर बकरियां, कोई मुर्गियां पाली हुई, तो उनके ज़रिए जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं। तो दूसरी जो बाहिम्मत खातून है उनका ऑक्यूपेशन भी यही है। और फिर उसके बाद वो तालीम हासिल करने के लिए जो इर्द गिर्द के जो उनको वहाँ से पैसे इकट्ठे होते थे बच्चों को तालीम देने के लिए वो इस्तेमाल करती थी, ताकि बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम कम पैसों में दी जा सके है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशाद वादी के जो अफरोज़ नुमा हैं उन्होंने वो 3 दहाइयों से मुसलसल जो है वो बकरियां चरा रही थी और तकरीबन 4,800 फीट बुलंद चरगाहों में उन्हें लेकर जाती थी, जहां वो उन्हें जो है वो बेर बकरियों को घास या जो भी खाने के लिए दस्तयाब होता था वहां पे वो उन्हें चराने के लिए लेकर जाती थी। तो उनका नाम आया है जी। और ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज़ नुमा आबादी की पहली खातून थी जो कि जूतों के जोड़े की मालिक बनी थी। इसके अलावा जो दूसरी खवातीन जिसका मैं नाम आपको बताया था दूसरी खातून का, वो है जी नेहा मनकानी, जो गुज़श्ता साल जैसे मैंने बताया कि सैलाब आया था और सैलाब के बाद उन्होंने जिस तरह से उनकी टीम ने जो हज़ारों की तादाद में जो बेघर हो गए थे उनको जिस तरह से बसाया था, तो इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, इनको अप्रिशिएट करने के लिए इन दोनों बाहिम्मत खातून को जो बरतानवी मीडिया है उन्होंने जो मोस्ट 100 इन्फ्लुएंस्ड खातून है, ख़वातीन हैं, उनमें इनका नाम लेकर आए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े प्राउड की बात है। और ये ऐसे ख़वातीन का जो चेहरा है वो पॉजिटिव साइड है पाकिस्तान की भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ इनको इंटरनेशनली जिस तरह से अप्रिशिएट किया गया है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या इर्द गिर्द की जो और कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि ख़वातीन को आगे बढ़ने के लिए, आगे वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऐसे जो NGOs हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे इन्फ्लुएंस्ड ख़वातीन को आगे लेकर आया जाए, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी का एक रोल मॉडल होती हैं। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। हमने सोचा कि आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम इसी से करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम जो इज़राइल की जो जारियत है उस पर बात करते हैं कि इज़राइल के अंदर जो बढ़ता हुआ जो फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से जुल्म सितम किए जा रहे हैं, रियली होप्स हो कि जंग बंदी की तरफ जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा इतना काम कर रही हैं उसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सके। और आज से जंग बंदी का आगाज़ भी होना था। एक तो जंग बंदी हो, एक तो ख़बर ये रही जंग बंदी के हवाले से, दूसरा एक इस सब सूरत हाल के अंदर क्योंकि फ़लस्तीनियों के जो साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, पूरी दुनिया, ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, ज्यूइश कम्युनिटी और जितने भी दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, यहाँ तक कि इंडिया तक में फ़लस्तीन को फ्री करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, इज़राइल से अपनी जारहत बंद करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हो ये रहा है कि वेस्ट के अंदर ख़वातीन के अंदर इस्लाम कबूल करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने अपने जो टिकटॉक है उसके ऊपर लिखा है बाकायदा तौर पर
कि उन्होंने कुरान मजीद का नुस्खा जो है वो ख़रीद लिया है और उन्होंने अब स्कार्फ लेना शुरू कर दिया है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे इतनी हिम्मत मिली कि आखिर इस्लाम के अंदर ईमान कितना ताज़ा है और कितना मजबूत है कि फ़लस्तीनी अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है बचा, लेकिन उनका ईमान इतना ताज़ा है, इस्लाम उनका इतना ताज़ा है कि वो सब कुछ गंवाने के बावजूद भी डटे हुए हैं। तो ये इज़राइल के जो जारियत है उसके बाद एक ये बड़ा अच्छा काम ये हुआ है कि बहुत सी वेस्ट के अंदर जो ख़वातीन हैं उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग, जो कि इस्लाम की तरफ राग़िब हो रही हैं। और वो कहती हैं कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया है, तिलावत करनी शुरू की है, ताकि हमें पता चले कि इस्लाम कहता क्या है और फ़लस्तीनी क्यों सब कुछ गंवाने के बावजूद भी डटे हुए हैं और अपनी सरज़मीन को जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं मिडल ईस्ट के हामिदुल मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, ये इज़राइल की जारियत के बाद वेस्ट के अंदर इस्लाम कबूल करने का बढ़ता हुआ रुझान, और एक तरफ इस वेस्ट जो मीडिया है वो इस्लामोफोबिया से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम फैलता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इज़राइल के साथ इतना जो ताउन किया जा रहा है वेस्ट का, ये इसी वजह से कि ये लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से इस्लाम मकबूल हो रहा है और जितनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्यूनिटी कन्वर्ट हो रही है इस्लाम की तरफ। जब बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मकरू व मकर अल्लाह हो, एक ये दुनिया वाले अपनी चालें चलते हैं और एक अल्लाह की हिकमत होती है। बेशक। यही समझ आ रहा है कि हमने देखा तारीखी तौर पर कि जब 9/11 पर हमले हुए, 9/11 के हमले हुए, तो उसके बाद भी इस्लाम को किस तरह निशाना बनाया गया। लेकिन आपको बताता चलूं कि उसके बाद भी विदिन 1 और 2 मंथ जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी वो कुरान पाक थी। आज भी जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो ज़ुल्म और सितम और बर्बरियत इसराइल कर रहा है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई, उन्होंने कहा कि एक साला बच्चे से, 2 साल के बच्चे से पूछा गया फ़लस्तीनी से, जिसकी माँ शहीद हो चुकी, बाप शहीद हो चुका, कि तुम कैसे हो? तो उसने कहा कि अल्लाह मुझे आज़मा रहा है। यानी बेशक। 2 से 3 साल के फ़लस्तीनी मासूम बच्चे का ईमान ये था कि अल्लाह मुझे आज़मा रहा है। तो जब ईमान और ईमान की ताकत और ईमान का जज़्बा इस तरह हो, तो फिर दुनिया ये जो हर ज़ी शऊर देखें, हर वो रूह जो चाहे किसी भी मज़हब से हो, उस रूह के अंदर ये जज़्बा पैदा हो जाता है कि वो सोचे कि ये किस तरह मुमकिन है कि इंसान के अंदर इतना तक़वियत, इतना तक़वा, इतना अल्लाह का खौफ़ आ जाता है। वो सिर्फ़ अल्लाह के दीन की वजह से आता है। और बेशक। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यही वो चीज़ है जिसने आज इसराइल के हौसले तोड़ दिए हैं। आज पूरी दुनिया की सपोर्ट के बावजूद, मग़रबी दुनिया की, अमेरिका और बरतानिया की, सबकी सपोर्ट के बावजूद इसराइल जो है उसके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जंग बंदी की जाए। उसके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जंग बंदी जो है वो खुद इसराइल को दुनिया में तनहा कर रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस्लाम को जितना दबाएँगे, इस्लाम उतना फैलेगा। बिल्कुल ये ठीक है अल्लाह मशरक़ी और अल्लाह के साहब, नबी ये बात रसूल आपकी का ठीक वादा है, है। लेकिन इसके असरात वेस्ट पे क्या होंगे? उनकी हुकूमतों पर किस तरह से एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे देखिए, हैं, वो तो परेशानी में बिल्कुल मज़ीद सख्त इक़दाम उठाएँगी। बिल्कुल ऐसे ही यही कुछ हुआ। माज़ी की फिर मिसाल दूँगा आपको कि जब एकदम से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, ख़ुसूसी तौर पर फ्रांस में, तो हमने देखा कि 2002-2003 के बाद वो बुर्के पर बैन, हिजाब पर बैन, और उसके बाद फिर जो मग़रबी दुनिया ने जिस तरह इस्लामी शायर का मज़ाक उड़ाया, उसके वो उनका खौफ़ था, वो उनका जो रद्द-ए-अमल है, उन्होंने इसी से यही कोशिश की कि किसी तरह भी इस्लाम को फैलने से रोका जाए। इस्लामोफ़ोबिया फैलाया गया, इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया गया, कहीं 4 शादियों के नाम पर, कहीं औरतों के हुकूक ना देने के नाम पर, कहीं बहुत सारे और बातों के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि अल्लाह का ये जो दीन है, ये दीन हक़ है, और हर वो शख़्स जिसको दुनिया में सुकून चाहिए, वो जब स्टडी करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। कुरान पाक की एक खूबी है कि इसको जिसने आज़ाद ज़हन से स्टडी किया, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। और बेशक। यही वो वजह है जिस वजह से अब यहाँ तक कई बार बात की जाती है कि शायद कुरान पाक पर नऊज़ुबिल्लाह पाबंदी लगा दी जाए, या कुरान पाक के ऊपर जनाब कोई अपना वर्ज़न जारी करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस सब इनके दुश्मन के और जो दुश्मन इस्लाम है, उनके हथकंडों के बावजूद हमारा ईमान है कि इस्लाम इंशाअल्लाह फैलता रहेगा, और मग़रिब में आज
सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन जो है वो एक बार फिर इस्लाम बन गया। मशरक़ी साहब, ये आपका और हमारा बस यकीन ही है, अमली तौर पर एफर्ट्स तो हम नहीं कर रहे, कोई अरब ममालिक नहीं कर रहे, कोई मुस्लिम ममालिक नहीं बिल्कुल कर ऐसे रहे। ही, इसका क्रेडिट तो फिर बिल्कुल ऐसे, फ़लस्तीनियों को जाता है कि वो अपने खून की नदियाँ बहाई बिल्कुल, हैं उन्होंने, और उसके बाद जो ये इस्लाम की तरगीब बिल्कुल। हुई है। बिल्कुल फ़िज़ा ऐसे ही है। देखें, मैंने एक जगह पे पढ़ा और मुझे बड़ी उसने कहा कि आज जो सूरत-ए-हाल फ़लस्तीन में है, हम तो समझते हैं कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक आज़ाद हैं और फ़लस्तीनी कैद हैं। पर जिस तरह फ़लस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, जिस जज़्बे से लग रहा है कि दुनिया पूरी के 57 मुसलमान ममालिक तो कैद हैं, बस वो फ़लस्तीनी ही आज़ाद है। आज़ाद हैं और जी। यही आज़ादी को समझते हैं। इसीलिए वो इस जज़्बे से ये जंग लड़ रहे हैं कि वो क़िबला-ए अव्वल की हिफ़ाज़त करना चाहते हैं, वो अल्लाह के दीन की हिफ़ाज़त कर रहे हैं और वो यहूदियों और दुश्मनों के आगे सरनिगूं नहीं होना चाहते। हुँ। और इसी वजह से आप देखें कि अल्लाह की गैबी मदद उनको आ रही है, जो उनके इतने हौसले हैं, जो आज फ़लस्तीन में जो हालात हैं, उस सब के बावजूद आपको पता है कि फ़लस्तीन ने वर्ल्ड कप का क्वालीफाइंग राउंड खेला है, 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुवैत में मैच खेला है। जी। मतलब आप सोचें कि एक कौम पर क़यामत बर्पा की जाती है और गज़ा की टीम जो है, वो फिर भी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि हम हौसले नहीं हारेंगे, हम हिम्मत से काम लेंगे। बिल्कुल, हिम्मत से काम लेंगे। मशरक़ी साहब, हमारे साथ ही रहिए। देयर इज़ सम न्यूज़ जो कि हमने अपने नाज़रीन से शेयर करनी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत साइफ़र केस की समाअत का ये मामला है। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल यानी कि 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत के जज ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, उनके जो ट्रायल है अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत साइफ़र केस की समाअत में अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। इसी पर बात करते हैं, सलमान आबान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, मज़ीद तफसीली हुक्म के मुताबिक अपडेट कीजिएगा। आदिल अब्बासी से मज़ीद बात करते हैं। आदिल, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस तफसीलात बताइएगा इस हुक्मनामे से मुतालिक। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत जो है ऑफिशियल सीक्रेट खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने की। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से खालिद यूसुफ जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है? जज अबुल असनाद जुल्करनैन की जानिब से ये कहा गया, जिस पर अदालती अमले ने हाई कोर्ट की कॉपी अदालत को फराहम की। उसके बाद अदालत का चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म जो है वो जारी हुआ। जज अबुल असनाद जुल्करनैन की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया कि 28 नवंबर को अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों को पेश किया जाए। ताहम यहाँ पर बड़ी पेशरफ जो है वो ये सामने आई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल जो है वो अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने हुक्म जो है वो जारी किया है और बताया है कि 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से अब जो साइफर केस का ट्रायल है वो आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल हुआ था साइफर केस का वो कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद अब दोबारा जो है 29 अगस्त से इसका ट्रायल जो है साइफर केस का शुरू होगा। 29 अगस्त से पहले 14 रोज के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। लिहाजा अब 29 अगस्त के बाद की पोजीशन जो है वो सारी कलअदम करार दे दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाने से। लिहाजा 29 अगस्त के बाद से अब दोबारा जो है अब ट्रायल का आगाज किया जाएगा। इस ट्रायल का जो आगाज है वो अब जुडिशल कम्प्लेक्स से होगा, क्योंकि पहले जो ट्रायल होता रहा वो जेल अडयाला जेल में होता रहा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो भी हुक्म जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो अडयाला जेल में समाअत करने का वो मुअत्तल कर दिया था। लिहाजा अब जो समाअत है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी और अब
जो आज समाअत हुई उसमें साइफर केस में जज की जानिब से बड़ा हुक्म जो है वो सामने आया, जिसमें चेयरमैन तरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 28 नवंबर को 28 नवंबर को तलब किया है। बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और खबर अपने व्यूअर से शेयर करें कि मोनिस इलाही के खिलाफ जो FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, मोनिस इलाही के मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट की तफसीलात सामने आई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रकम मौजूद है। सारी रकम इन बैंक्स के अकाउंट से निकलवा ली गई है और रकम जमा और निकलवाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। मोनिस इलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को भी मुंजमद कर दिया गया है। सलमान अवान से मज़ीद बात करते हैं। सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई है, बैंक अकाउंट्स के अलावा प्रॉपर्टीज़ कितनी मालियत की हैं? जी बिल्कुल, मोनिस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है। मोनिस इलाही के मुंजमद होने वाले जायदाद और बैंक अकाउंट की तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं। मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। मोनिस इलाही की मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में 48 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रकम है। दस्तावेज़ात में इस बात सामने आई है कि मोनिस इलाही ने सारी रकम इन बैंक अकाउंट से निकलवाई है। रकम जमा और निकलवाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम बैंक अकाउंट जो है वो मुंजमद कर दिए गए हैं। मोनिस इलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दस्तावेज़ात में ये भी बात सामने आई है कि मोनिस इलाही के 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया है। मोनिस इलाही की कसूर में 5 प्रॉपर्टीज को मुंजमद किया गया है, जबकि मोनिस इलाही की रावलपिंडी में एक प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया गया है। मोनिस इलाही ने प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई है। दस्तावेज़ात में ये भी बात सामने आई है। अदालत के हुक्म पर मोनिस इलाही के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज को मुंजमद कर दिया गया है। ये दस्तावेज़ात है जो कि FIA सेंट्रल कोर्ट 1 में जो है वो जमा करवा दी गई है FIA काम की जानिब से। जी तो ये जो 48 करोड़ रुपया है सलमान, ये अभी अकाउंट्स में मौजूद नहीं है, ये सब लॉन्डर हो चुका है और सिर्फ ट्रांजैक्शन जो थी वो बैंक अकाउंट सील किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो चीजें हैं इनमें से 48 जो करोड़ रुपया था इसकी रकम जो है निकलवाई गई है और इनसे रकम जो है इस रकम से जो है प्रॉपर्टीज खरीदी गई है। ये चीजें अभी बहुत से इनके शाफात जो है वो सामने आने वाले हैं। अभी तो जो इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जो FIA की जानिब से जमा करवाई गई थी, जबकि मोनिस इलाही के खिलाफ जो एहतसाब अदालत है नैब में उनके वहाँ पे भी मुकदमा दर्ज है। वहाँ पे जो है वो भी वहाँ पे प्रॉपर्टीज की तफसीलात जो है वो अदालत ने तलब कर रखी है। जबकि जो FIA की से जो तहकीकात सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि उनके 8 बैंक अकाउंट जो है अब वो सीज कर दिए गए हैं और मुंजमद कर दिए गए और उनके इसमें जो 48 करोड़ 76 लाख की रकम है वो भी जो है वो सामने आई है और वो रकम जो है निकलवाई गई है और रकम से जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी जो कि कसूर ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका सलमान। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त वो है कुछ इस तरीके से कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो एक अलग से महाज लड़ रहे हैं कि जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं उनको अब आराम से बैठ जाना चाहिए है और उसके बाद जो नई यूथ है, जो नई जनरेशन है जिसमें वो अपनी तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए है ताकि वो पाकिस्तान के जो इंतज़ामात हैं वो संभालें। जो 70 साल पुरानी सियासत है वो नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ पर भी तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो PMLN है उसकी भी वीडियो आई है जिसमें नवाज़ शरीफ जो है वो मरी के रोड पर घूम रहे हैं और फिर वहाँ पर हाथ हिला रहे हैं और आवाम उनका इस्तकबाल कर रही है। वो इस किस्म के जो पब्लिसिटी स्टंट्स हैं ना वो किए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें साइड पर लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और हमसे वादे कुछ कह रहे हैं, ज़रा आपको वो सुनाते हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारे से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करें, घर के मदरसे में बैठे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ठीक है, दुआ तो वैसे बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, इस मुल्क में हम रहते हैं उसमें दुआ तो मांगनी चाहिए है। लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा सवाल उठाया है कि जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी उम्र क्या थी और जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद वज़ीर आज़म बनी थी तो उनकी उम्र क्या थी। तो सवाल तो ठीक है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट फवाद अहमद साहब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे। फवाद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग।
अभी बिलावल भुट्टो जो सवाल उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़े बुजुर्ग हैं। वैसे ये एक सियासत के अंदर एक बड़ा एज, हम पहले कहते थे जनरेशनल गैप सिर्फ वालिदैन और बच्चों में है, ये तो पॉलिटिशियंस में भी बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप है। तो अब इस जनरेशनल गैप को जिस तरह से बिलावल हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें इलेक्शन कैंपेन में, इज़ इट गोइंग टू बी सक्सेसफुल नैरेटिव? और दूसरा ये कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर की उम्र का जो उन्होंने फ़र्क उठाया है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वैलिड क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। असल में देखें, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने एक पूरी कैंपेन की थी कि जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि 2013 और 2018 में जो है वो फिर कामयाब हुए, और 2011 से उनकी कैंपेन का मोमेंटम बना। 2013 में उन्होंने जुज़वी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एक तवील धरने के ऊपर चले गए। ये सारी बातें जो आज का सियासतदान है वो ये समझना चाह रहा है कि आखिर किस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने एक तब्दीली पैदा की, उसने माशरे के अंदर इलेक्टेबल से हटकर नए लोगों को वोट डालने का एक रुझान पैदा किया, नए वोटर की तरफ रुजू किया, किस तरीके से न्यू मीडिया को इस्तेमाल किया जिसमें सोशल मीडिया जो है वो पेश है। ये सारी स्टडीज़ मुख्तलिफ जो है वो सियासी जमातें करवा रही हैं। जाहिर है कि हम जो ऑन स्क्रीन चीज़ें देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून है, वो इस बात की स्टडी नहीं कर रही कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंजन बेचा था उसकी पैकिंग किस तरह की थी। इन सब का भी ख्याल है कि हम भी अपना अपना एक मंजन तैयार करें और वो मंजन जो है वो नई पैकिंग के साथ, जिस पैकिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेचा था उस तरह की, उससे बल्कि खूबसूरत पैकिंग के अंदर हम जो है वो उस मंजन को बेचें। और बिलावल साहब इस वक्त बुनियादी तौर पर वही काम कर रहे हैं कि जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ तरीकों से करती रही। वो सिर्फ एक महाज के ऊपर नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया के महाज के ऊपर देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो पूरी सोशल मीडिया टीम्स बनाई हैं, उनके डिजिटल मीडिया कन्वेंशन हुए हैं कराची से लेके खैबर तक, हर शहर के अंदर ही। या सिंध के वजीर थे शर्जील मेमन साहब, उनको सोशल मीडिया का हेड बनाया गया है। वहाँ पर वो जो है वो गिलानी साहब के फर्जंद हैं पंजाब में, वो इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि न्यू मीडिया का सहारा लेके और नया जो वोटर है, नौजवान वोटर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसने एक तब्दीली पैदा करनी है आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें वो तमाम रिवायती वोटर मौजूद होता था कि जो साल से जो है वो बरादरी की बुनियाद पर या अपने इलाके की सड़क की बुनियाद पर या गैस के पाइपलाइन की बुनियाद पर, पानी के वाल की बुनियाद पर, छोटी मोटी चीज़ों की बुनियाद पर, स्ट्रीट लाइट्स के लिए वो वोट की कमिटमेंट करता था और फिर पूरा खानदान उस इलेक्टेबल को वोट देता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेंज की तो आज की सियासी पार्टियां सोच रही हैं कि हम भी क्यों ना ऐसे नारे लेकर आए, फिर चाहे वो मरियम नवाज साहबा की पूरा आप देखें ना कि जो इस दफ़ा नून लीग का जलसा था जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, वो भी एक नए अंदाज के अंदर ब्रांडेड था। उसकी पूरी सोशल मीडिया कैंपेन की गई, उसकी मीडिया कैंपेन को बड़ा अट्रैक्टिव बनाया गया, उसके लिए जितने भी सोशल मीडिया टूल्स थे उनको इस्तेमाल किया गया, न्यू मीडिया टूल्स थे उनको इस्तेमाल किया गया। की टेबल्स की तरह जो आवाम आई थी उनको खाना सर्व किया गया, ये वैसे नया ट्रेंड था, वरना हमेशा कीमे वाले नान या बिरयानी के डब्बे दे दिए जाते थे। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया उन्होंने आवाम का, कि अब उन्होंने कहा कुर्सियों पे राउंड टेबल पे बिठा के उनको खाना खिलाया जाए। टू चेंज तो हुआ है, लेकिन ये दो बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन से पहले कहाँ इन्होंने इकट्ठे 18 महीने हुकूमत की है, उससे पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ऑलमोस्ट एक ही पेज पर रहती थी। अब ये जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, खैर नवाज शरीफ ने तो कह दिया बिलावल बच्चे हैं, मजाकिया बातें करते हैं, तो क्या इलेक्शन से पहले कोई इनमें कुछ नरमी आएगी या फिर ये मजीद बयानियाँ सख्त होता देख रहे हैं आप? देखिए जी, 15-16 महीने की जो हुकूमत थी PDM की, उस पर सबसे बड़ी तनकीद ये है कि उसने महंगाई का एक तूफान लाया, गवर्नेंस जो थी उसके बहुत सारे पहलू बड़े वीक थे। वो तमाम जो मामलात थे वो हमारे सामने हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बयानिया आ गया कि जिनकी 14-15 महीने की कारकर्दगी देखे, हालांकि किया उन्होंने भी 3.5 साल में कुछ नहीं था। तो अब बिलावल साहब की ख्वाहिश ये है कि वो इस 14-15 महीने 16 महीने की कारकर्दगी से जान छुड़ा लें। हालांकि जब इस हुकूमत का इख्तिताम हुआ तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि नवीद कमर को आप हमें दे दें, और वो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आप यहाँ पर आ जाएं, आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं और आप शहबाज स्पीड हैं। वो तारीफें थी, मोहब्बतें थी, वो सारी की सारी आप किसी से जो है वो खत्म हो गई। अगर आप इसके अंदर जायजा लेना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको एंजॉय कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फ्रस्ट्रेशन को। उसकी वजह यह है कि नून लीग को पता है कि उन्होंने इलेक्टेबल्स के जरिए उन्होंने जो है वो तमाम उस रिवायती सियासत के जरिए जो है वो एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल करनी है। और सबसे बड़ी उसमें बात यह है
उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज तो खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना एक चीज बहुत वाज़ेह है, हारने वाले कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देना चाहता, लोग वोट उसको देना चाहते हैं कि जो जीतेगा। अगर आपके इलाके में 2 कैंडिडेट हो तो जिसने 10,000 वोट लेने हैं और जिसने 1 लाख वोट लेने हैं, 10,000 वोट वाला भी अपने लोगों को यही कहेगा कि जी मैंने जीतना है, और इसी बुनियाद पर लोग उसको वोट देंगे। शायद उसके घर वाले भी इसी बुनियाद पर वोट देंगे, यार ये जीतेगा तो वोट दें, वरना इसके साथ हम चलें और बाद में जो जीत जाए वो हमारे साथ जो है वो इंतकाम का मामला करें, हमें सहूलत ना दे। तो लोग जीतने वाले कैंडिडेट को वोट देते हैं। नून लीग एंजॉय इसलिए कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने उसकी कैंपेन शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि जी आपको सपोर्ट है। पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही है कि जिसको सपोर्ट होगी वही जीतेगा। 2018 में भी यही हुआ, 13 के अंदर जिसको आरोज का इलेक्शन हम जो है वो पीपल्स पार्टी कहती है, और उसके अंदर भी जो है लोग सवालिया निशान उठाते हैं। ऐसे ही इलेक्शंस करवा के आवाम का वक्त और पैसा ही जाया करते हैं, जब सबको पता होता है। अब खैर मीडिया पे खुल के सारी चीजें कहीं भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन अच्छा देखिए इसमें हाँ। एक चीज मैं जरा आपको वाजे कर दूं, अगर कोई ये समझता है ना कि इलेक्शंस बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर एक शख्स जो रात घर पे सो रहा होता है और सुबह उठकर आता है तो वो इलेक्शन जीत जाता है, ऐसा नहीं होता। देखिए इसके अंदर ना 2-3 चीजें हैं। जो इलेक्टेबल है, इलेक्टेबल से मुराद ये है कि वो अपने हल्के के अंदर 40-50% वोट जो है वो उसको कैच करने की सलाहियत रखते हैं। एग्जैक्टली 20-30% 40% वोट जो है वो सियासी जमात का होता है, और 10-20-30% वोट जो है वो वेव का होता है कि जो उस हल्के के अंदर चलती है। और वेव से मुराद ये होती है कि लोग आखिरी टाइम पे डिसाइड करते हैं। ये तो कम्युनिकेशन के हम स्टूडेंट्स हैं, हमने पढ़ा भी कि कई स्टेजेस होते हैं इलेक्शन कैंपेन के, और आखिरी जो कुछ अर्ली डिसाइडर होते हैं जो फैसला कर लेते हैं कि इब्तिदा में हमने वोट देना है। और फिर ऐसी सियासत में हमें उस्मान बुज़दार जैसे कुछ कैंडिडेट भी नजर आ जाते हैं जिनका रात सोए और सुबह उठे और कुर्रा निकल आता है। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स बुज़दार थे आला के लिए। इससे पहले वो अपने इलाके के अंदर तहसील का, जिले का इलेक्शन लड़ चुके थे, कामयाब भी हो चुके थे। उस्मान बुज़दार मेरे आपके लिए जो है वो इनफेमस जरूर हो सकते हैं कि हम उनको जानते ना हो कि वो है कौन, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब इससे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात होते रहे वहाँ पे अपने उनके इलाके लिया में, वहाँ से वो कामयाब भी होते रहे और वेल नोन पर्सनैलिटी हैं अपने इलाके की। हाँ। लेकिन पंजाब के अंदर जाहिर है कि अचानक पूरे पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे 12-13 करोड़ आवाम के सूबे के अंदर ओवरनाइट उनको जो है वो वज़ारत आला मिली। ये बहरहाल उनके लिए जो है वो एक हैरतनाक था, हमारे लिए भी हैरतनाक था। लेकिन किसी भी सूबाई असम्बली के मेंबर की किस्मत इसी तरह जाग सकती है, फिर चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हो, फिर राजा परवेज अशरफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, इन सब की भी तो किस्मत खुली थी ना, किस्मत खुली थी। इससे पहले भी हम देखा। अच्छा, अभी जिस तरह बिलावल कह रहे हैं, हमारा जो यही है कि हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में कितने यंगस्टर्स मौजूद हैं? किसको पीपल्स पार्टी ने दिया है वो तो अब, और कराची के अंदर या सिंध के अंदर स्पेसिफिकली आप वहाँ पर मौजूद है, ज़्यादा गहरी नज़र है आपकी तमाम सूरत हाल पर। अभी तो जो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद सिंध के अंदर से भी इतनी सीटें ना निकाल सके, क्योंकि जिस तरह से MQM का इत्तेहाद हो रहा है, JUI का इत्तेहाद हो रहा है सिंध के अंदर, तो उस टाइम तो इस वक्त तो सिंध के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो कैबिनेट में कोई यंगस्टर्स भी नज़र आएंगे हमें अगर पीपल्स पार्टी आती है दोबारा से इक़्तिदार में? देखें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, ठीक है कि जो बुजुर्ग हैं उनका हमेशा एक असर रसूख ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ज़्यादा है, नून लीग के अंदर भी ज़्यादा है, और तहरीक इंसाफ में उनका असर रसूख ना होने के बराबर था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल जो है वो चेयरमैन रूल था। जी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसा नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो फौजिया वहाब साहिबा के बेटे हैं, जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी पुरानी चैलेंज थी, इंतकाल उनका हो गया एक ऑपरेशन के दौरान, एक तिब्बी उनकी जब मौत हो गई, टेबल डेथ। उनके साहबजादे हैं मुर्तज़ा वहाब। इस तरीके से अगर आप देखें तो शर्जील मेमन साहब के साहबजादे हैदराबाद में तैयार हो रहे हैं, रावल शर्जील, वो जीते भी हैं बल्दियाती इंतखाबात। नासिर शाह साहब उनके साहबजादे सक्खर से तैयार हो रहे हैं। तो इनकी दूसरी नस्ल तो आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि पीपल्स पार्टी के अंदर सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं। ज़ाहिर है बिलावल साहब के आने के साथ उनका एज ग्रुप या उनकी एज के लोग भी जो है वो आ रहे हैं। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खतरा कितना है सिंध के अंदर, देखिए मैं बिल्कुल, अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल्स पार्टी से हम इख्तलाफ कर सकते हैं उसकी तरह सियासत से, उसके गवर्नेंस के तरीके से, और गवर्नेंस के बाद उस पर जो लगने वाले इल्जामात हैं कि किस तरीके से जो है वो कमीशन के मामलात होते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप एक तरफ को रख दें, उसके ऊपर अगर हम एक वक्त को डिस्कशन ना करें। अगर मेरिट पर देखा जाए तो इससे पहले मुझे याद है 2002 के इंतखाबात में सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, इम्तियाज शेख साहब जिस वक्त पीपल्स पार्टी में, वो उसकी सरबराही कर रहे थे। उसके बाद GDA बन चुकी है 2 मरतबा, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने भी कोई ऐसा, बल्कि आपको पता है कि GDA के नतीजे में तो पीर साहब पगारा ने जो अपनी आबाई नशिस्त थी सांगड़ की, और जो अपनी खैरपुर की नशिस्त साईं यूनुस जो पीर पगारा साहब के भाई हैं, वो अपनी नशिस्त हार गए। इन्होंने पीर जो गोट की नशिस्त जो खैरपुर के इलाके की कहलाती है वो इन्होंने हारी।
इस तरीके से जो है वो सांगड़ के अंदर भी कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके, वहाँ से पारस डेरो साहब जो है वो जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि आप नवीद डेरो साहब, तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये सारे इकट्ठे हो गए। मतलब ये आप मतलब अभी भी मजबूत है पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, आपको नजर आ रही है? जी, इलेक्टेबल्स का मामला है, इलेक्टेबल्स हैं, सरदार हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जिनकी साल से चली हुई सीट आ रही है। मतलब खुर्शीद शाह साहब को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। मुझे याद है कि 2002 के इलेक्शन में ऐसा महसूस होता था कि मुत्तहिदा मजलिस अमल ने उसको चैलेंज किया है, लेकिन जब रिजल्ट निकल कर आया तो 17,500 असद थानवी साहब के वोट थे और खुर्शीद शाह साहब के 35-37 हजार वोट थे। तो फिर जिसको आप कह लें कि हाफ का डिफरेंस हो गया। अच्छी बड़ी लीड ना। अब मैं 2002 की आपसे बात कर रहा हूँ, 2008 में भी इसी तरीके से हुआ, 2013 में भी इसी तरीके से हुआ, फिर 18 में भी इसी तरीके से हुआ। तो अगर आप देखें ना, सिर्फ अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ सीटों के ऊपर, सक्खर की सीट की बात करें तो इस्लामुद्दीन शेख साहब के साहबजादे होते हैं, वहाँ के सेनेटर हैं नुमान इस्लाम, वो मेरा ख्याल है 5-7 हजार वोटों की लीड से जीते। इस तरीके से हैदराबाद शहर में चैलेंज हुआ, MQM को चैलेंज किया, पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया और चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस तरह लाड़काना में बिलावल भुट्टो साहब की जो सीट है उसके मुकाबले में राशिद महमूद सुमरो साहब, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो एक हुआ करते थे, उनका जो है वो एक हादसे के अंदर इंतकाल हो गया, कुछ लोग उनको कत्ल कर गए। वो उनकी सीट जो है लाड़काना की, उन्होंने बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया और नतीजा रुका भी रहा और बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। तो चंद सीटों के ऊपर तो आप ये कह लें कि चैलेंज होता जरूर है, लेकिन इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायती सीटों को किसी ने जो है वो खत्म कर दिया हो। सक्खर की सीटों को, हैदराबाद की सीटों को कभी कायम अली शाह को किसी ने हरा दिया हो, या कभी जो है वो मंजूर, लेकिन वो यही फिर इलेक्टेबल्स भी तो यही है ना, और इन्हीं का तो असर रसूख है अपने हलकों में भी, और इसी वजह से फिर पीपल्स, यानी कि आपकी बात से मुझे ये समझ तो आ गया कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में तो है कि वो अपनी हुकूमत एटलीस्ट सिंध में तो बचा लेगी अपनी रवायती सीटों की बदौलत। थैंक यू सो मच। फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और यही सूरत हाल है जिस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, कि PMLN कॉन्फिडेंट है पंजाब को लेकर, पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है सिंध के अंदर लेकर, लेकिन विफाक के अंदर हुकूमत किसकी बनती है, कॉन्ट्रोडिक्ट होता है इन दो बड़ी जमातों का या नहीं, और PTI यहाँ पर कहाँ स्टैंड करती है सारी सूरत हाल में, ये तो अब इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है, और आप देखिए अभी इस वक्त जो भी मुझे देख रहे हैं ना, हर किसी के घर में 1 से 2 तो शादी के इनविटेशन ज़रूर आए होते हैं कि भाई विंटर का वेदर है, अच्छा वेदर है, प्लेजेंट वेदर है, और इसमें शादियाँ शुरू हो जाती हैं। अब मसला ये है कि शादियों का सीज़न स्टार्ट है, इसमें हमारे जो सुपर स्टार्स हैं ना वो तो एक लाइन में लगे हुए हैं और सबकी शादियाँ हो रही हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनकी, शाहीन शाह को देख लें, शादाब को देख लें, इसके अलावा हारिस रऊफ़ है, शान मसूद है, और अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा शादी की पिक्चर्स, और वो है जी हमारे जो इमामुल हक। खैर इन सब की परफॉर्मेंस कैसी रही वर्ल्ड कप में, इसकी बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है जी इमाम की अनमोल, जो कि नॉर्वे की जो है वो रिहायशी हैं, और इमामुल हक ने ये रेड कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ है। वलीमा इनका 26 नवंबर को लाहौर में होगा, और कबाली नाइट से बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो चुका है जो इमामुल हक है उनकी शादी का। और इनकी जो नॉर्वे से ये जो आप देख रहे हैं नॉर्वे की रिहायशी हैं, ये अनमोल, इनसे हो रही है शादी, और इन्होंने जो लिबास पहना है जिसकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं वो 15 लाख का है। और ये है जी फ़हीम अशरफ, इनकी भी जो है वो शादी जो है वो हो रही है, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अबाई इनका जो इलाका है फूल नगर, वहाँ पर, और फिर फैमिली के जो लोग हैं क्लोज रिलेटिव्स, उनसे वो इस शादी में जो है वो शरीक हुए हैं। तो क्रिकेटर इमामुल हक और ये जो सारे लोग हैं हमारे क्रिकेटर्स, इन्होंने तो एक लाइन में लग के ऐसे शादियां की हैं, और अभी फ़हीम अशरफ की ये शादी का कार्ड भी आप देख रहे हैं, और ये है जी हमारे इमामुल हक। अच्छा, HSY जो पाकिस्तान के हसन शहरियार फेमस डिज़ाइनर है, ये लहंगा जो अनमोल ने पहना हुआ है ये उनका है, और जब HSY से हमने रब्ता किया जानने के लिए कि किसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये 15 लाख का लहंगा है जो कि अनमोल ने इस वक्त पहना हुआ है, और इमामुल हक की ये दुल्हन है। अब हो रहा है जी 25 नवंबर को इनका निकाह तय पाया है, 25 नवंबर को इनका निकाह होगा, और कवाली नाइट तो आज से स्टार्ट हो गई है, और वलीमा जो है वो लाहौर में होगा। तो इमामुल
इमामुल हक नॉर्वे से अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाएंगे और फिर यहाँ पर वलीमा होगा। और दूसरी जानिब जो फ़हीम अशरफ है, उनकी तो शादी की तकरीबात जो हैं वो तो हो चुकी हैं। उनका जो आबाई इलाका है क्रिकेटर का फूल नगर, जिसमें ऑलराउंडर के जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, वो शरीक हुए हैं। तो हमारे जो दो सुपरस्टार्स हैं फ़हीम अशरफ और इमामुल हक, ये तो शादी के बंधन में जो है वो बन चुके हैं। और इससे पहले शाहीन शाह आफरीदी की, हारिस रऊफ़ की, इसके अलावा जो और हमारे सुपरस्टार्स हैं उनकी हुई है जी शादियां। तो अभी वेडिंग सीज़न में हमारे क्रिकेटर्स ने तो खूब फ़ायदा उठाया है। अब आई होप सो कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं शादी के बाद अच्छी अपनी लाइफ भी गुजारें और उसके साथ साथ जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से वर्ल्ड कप से हम आउट हुए हैं, वर्ल्ड कप से बाहर निकले हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि आवाम ना इनकी खुशी के साथ साथ इनकी जीत को भी सेलिब्रेट कर सके। हमें जाना है ब्रेक पर, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और कराची के अंदर आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वहाँ पर आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें होती रहती हैं। और शहर कायद में अब जो है वो इनको स्ट्रीट क्राइम्स, लास्ट वीक भी हमने ये स्टोरी की थी कि कहा जा रहा था कि जो कराची है उसमें एक दिन के अंदर लास्ट 24 घंटों में कोई भी स्ट्रीट क्राइम का कोई भी वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन हालात उसके बरक्स भी हैं। कराची के अंदर शहरी जो हैं वो लुट भी रहे हैं और शहर कायद में जो तरबियत याफ्ता DSP हैं वो अब डकैती की वारदात में ख़ुद मुलव्वस निकले हैं और डकैती की वारदात में DSP का नाम आया है। और ये कराची के अंदर ये इस तरह की सूरत हाल है कि अब पुलिस वाले जो रॉबरीज होती हैं या जो डकैतीज़ होती हैं उनके अंदर वो ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि वो ख़ुद चोरी या तो सरपरस्ती कर रहे होते हैं या फिर सरपरस्ती के बाद सहूलतकारी का काम कर रहे होते हैं, या इसके अलावा जो खुद डकैती होती है उस वारदात में मुलव्वस होते हैं। और ये पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब पुलिस किस तरीके से इस पर जो है फेयर ट्रायल करेगा और अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, इसमें पुलिस वाले भी अकाउंटेबल हैं और कानून इसमें किस तरह से अपना रास्ता खुद बनाता है और जो DSP हैं या जो भी इसके सहूलतकार हैं वो किस तरीके से इनको अकाउंटेबल करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, इस ये डकैती का मामला आया कहाँ पर, क्या तफसीलात अभी तक हुई हैं, क्या इसमें अभी तक जो है वो तहकीकात हुई है, इस पर बात करते हैं। रजब अली हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद है। रजब, आप बताइएगा इस वक्त कराची में ये जो वाक़या पेश आया जिसमें DSP खुद डकैती में मुलव्वस है, अभी तक तफ्तीश में मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं? DIG वेस्ट जो है कासिम कायम खानी, उनकी सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी IG सिंध के हुक्म पर। 24 घंटे में उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। उनकी रिपोर्ट का जो आप लगा लें कि उसका जो नतीजा जो रिपोर्ट का निकलता है उससे यही जाहिर होता है कि तमाम पूरा ये सिस्टम जो है आपस में मिला हुआ था और सबको पता था कि क्या हो रहा है। मैं इस वाक़े से थोड़े से पीछे की बात करूं, वो भी इसी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा है जिसमें दरख्शां थाने की हदूद में अक्टूबर के महीने में ही एक वारदात की गई जिसमें जूस सेंटर से जो है वो 1,75,000 रुपये मालियत की जो है इम्पोर्टेड सिगरेट्स लूटी गई थी। ये वाक़या है तो वैसे देखने का तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें बता दूँ, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा कि जब वो उसका मालिक है अब्दुल रशीद, उसकी जानिब से शिकायत की गई थाने में और 15 को पहले इत्तला दी गई तो उसे थाने जाने की हिदायत दी गई। थाने जाने के बाद थाने में उससे तहरीरी दरख्वास्त लेकर रख ली गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद उसने DIG से रब्ता किया और DIG के पास पेश होकर अपनी शिकायत की कि भाई इस तरीके से मेरे दुकान पर जो है वो वारदात हुई है जिसमें पुलिस एहलकार जो है वो बावर्दी जो है अफराद इस वारदात में मुलव्वस थे, तो मेरा सामान वापस दिलाया जाए। लिहाजा DIG साहब ने बजाय उसकी इंक्वायरी करते, उन्हें पता था इसी की वजह से उन्होंने कहा कि जी आप जाके SP क्लिफ्टन से मिल लें। SP क्लिफ्टन के पास वो अब्दुल रशीद गया तो SP क्लिफ्टन ने ये कहा कि जाके आप ये अंडर ट्रेनिंग जो DSP हैं तारिक उमर बाजारी से मिल लें। इसका मतलब पूरे सिस्टम को पता था कि इस वारदात में कौन मुलव्विस है, किस तरीके से मुलव्विस है, सबको इल्म था। तो फिर तारिक उमर बाजारी के पास जब वो पहुंचता है तो तारिक उमर बाजारी ने बजाय जो है वो उस पर जो है वो माजरत करने के ये कहा कि भाई तुम्हारा सामान तो इतना नहीं था जितना तुम बता रहे हो। तो उससे 50,000 रुपये मालियत की तकरीबन सिगरेट और 30,000 रुपये कुछ वापस किए गए। ये एक पुराना वाक़या था जिसके बाद अब ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब औरंगी टाउन में जो वारदात हुई जिसमें 15 से 20 के
करीब अफराद जो है वो मुलविस थे। इसमें जो है वो बाज़ जो है वो वर्दियों में थे और कुछ जो है वो सादा लिबास थे। पुलिस की मोबाइल इसमें इस्तेमाल की गई, वीगो गाड़ी इस्तेमाल की गई, जिसमें डीआईजी साहब ने जो इंक्वायरी की उसमें जो है ये कसूरवार ठहराया गया। एसएसपी साउथ को भी कसूरवार ठहराया गया। अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो क्योंकि एसएसपी साउथ ने ये अपने बयान में ये बताया है कि जी हाँ, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, जबकि अंडर ट्रेनिंग डीएसपी जो है वो किसी भी सूरत किसी ऑपरेशन की ना सरबराही कर सकता है, ना ही कहीं छापामार कार्रवाई कर सकता है। बात तो ये है ना कि जो अगर ये डीएसपी हैं उमैर, इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, सारा कुछ सामने भी आ गया है, अब होगा क्या? मतलब इनको सजा मिलेगी या दूसरे पेटी भाई बचा लेंगे इसको? असल सवाल तो ये है। देखें, ये कोई ना पहला वाकया था ना ये आखिरी वाकया। इससे कबल ही कुछ दिन पहले ही जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के कई केसेस जो है वो जिसमें पुलिस एहलकार बाकायदा तौर पे मुलविस थे, पुलिस एहलकार और कुछ बरतरफ एहलकार और कुछ उनके मुखबर हजरात, जबकि मुख्तलिफ वारदातों में कई अफराद को तो जो है वो डकैत जाहिर करके कत्ल भी कर दिया गया इस शहर में, लेकिन कभी भी किसी को सजा तो नहीं देखी गई। चूँकि एक सियासी असर और रसूख का हामिल ये जो है वो अंडर ट्रेनिंग डीएसपी है और पहले भी इसकी कई वारदातें सामने आ गई और अब भी जब इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी मजीद कार्रवाइयाँ भी इसकी सामने आई, जैसे गुलशन इकबाल और सुराब गुट की भी कार्रवाई सामने, और पता नहीं कितनी कार्रवाइयाँ सामने आएगी। लेकिन सूरत हाल ये है, चूँकि सियासी असर और रसूख का हामिल है वो, इसलिए सबका लाडला था। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ जो है वो इस तरह का कोई सिस्टम है कि उसे जो है वो कड़ी सजा दी जाए, न इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नज़र आती है कि कुछ सख्त इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। बहुत से बहुत जो है लाडले आदमी को सस्पेंड ज़रूर कर दिया जाएगा, कुछ दिन इंक्वायरी चलेगी, हो सकता है कि वो दोबारा से बहाल भी हो जाए। हाँ, ये भी मुमकिन है कि अगर बहुत कोई सख्त कार्रवाई अगर की गई तो उसे जो है वो मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि हमारा कानून जो है वो किस कदर जो है वो मुतारिक होता है और किस हद तक इस केस को लेके जाता है। लेकिन मेरा जो है ये कहना ये है कि जब एसएसपी जो है उसकी इंक्वायरी में डीआईजी ने इस हवाले से सिफारिश भी की है कि एसएसपी साउथ जो इमरान कुरैशी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके खिलाफ अब तक जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो देखी नहीं जा रही है। छोटी गर्दन डीएसपी की थी। हाँ, चूँकि डीएसपी ज़ाती तौर पर बराए रास्त जो इस वारदात में मुलविस था, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उसे गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 गनमैन अब भी जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। और दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाइयाँ जारी है और तहकीकात भी जो है वो जारी है। अब देखना ये, अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाता है, उनको कोई सज़ा होती है या जो है वो फिर एक मरतबा फिर अदम सबूत या कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो उनको जो है वो बरी कर दिया जाता है और फिर ये दोबारा से बहाल हो जाते हैं। ऐसी भी कई मिसालें मौजूद है कि कई पुलिस अफसरान जो है वो न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए, उसके बाद भी जो है वो बहाल हो गया। अच्छा रजब, ये आप जिस तरह आपने खुद बताया कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं, कोई अनोखा वाकया तो ऐसा हुआ नहीं है और इसमें फिर उसके बाद दोबारा उन्हें बहाल भी कर दिया जाता है। इसके अलावा इस वाकये के पेश आने के बाद कोई ऊपर वाली सतह पर, कोई हुकूमती सतह पर पुलिस रिफॉर्म्स का बड़ा जिक्र किया जाता था कि पुलिस को हम करप्शन फ्री करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ कोई तवज्जो दिलाई गई हो या सिर्फ नोटिस लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है, मुकदमा दर्ज हो गया है, 2 साल तक उन्हें जो है सस्पेंड रखा जाएगा, फिर किसी दूर के केस में, दूर के इलाके में उन्हें बहाल कर दिया जाएगा? देखिए, इस तरह पहले भी जिस तरीके से होता रहा है कि जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो तमाम तरह अलर्ट भी जो है वो जारी किए जाते हैं। अभी जो है वो ज़िले सतह पर भी जो है वो तमाम एसएसपी साहिबान ने भी अपने अपने इलाकों में अलर्ट जारी किए हैं कि जी सादा लिबास एहलकार कोई छापा नहीं मारेंगे, किसी दूसरे इलाके की पुलिस अगर आएगी हमारे इलाके में तो उसकी छान भी की जाए, बल्कि उसे थाने ले आया जाए, उससे पता किया जाए भाई क्यों आए। ये तो रूल्स तो हैं, सारे कानून सारे बने हुए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता है। या चंद दिनों की कहानी लगती है, उसके बाद में फिर वही सिलसिला होगा और उसी तरीके से जो सारे मामला शुरू हो जाएंगे। जब भी इस तरह का कोई वाकया आता है, कोई शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का, कोई डकैती का, कोई अगवा का, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आती भी हैं, एफआईआर भी होती हैं। अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सिर्फ वेस्ट के इलाके में यानी ज़िला गरबी के इलाके में 10 से 12 एफआईआर इस नौइयत के वाकयात के पिछले जो है वो चंद महीनों के दौरान हुई है, जिसमें पुलिस एहलकार, पुलिस बावर्दी जो है वो अफराद जो है वो मुलविस हैं, पुलिस की मोबाइल इस्तेमाल की गई। तो वो कोई आसमान से तो नहीं आए होंगे, उनकी भी जो है वो बारीक बिनी से तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग उनमें मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होगा। जो शिकायत कुनंदगान लोग हैं उन पे प्रेशर डाला जाएगा, जैसे कि दरख्शां वाला जो सिगरेट छीनने वाला, सिगरेट चोरी वाला जो मामला था, जो लूट मार का वाकया था, वो मुद्दई जो है वो पीछे हो गया। वो कहता है अभी मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, मुझसे सादा कागज़ पे दस्तखत करा लिए गए थे और मैंने मामला रफा दफा कर दिया। तो इसी तरीके से शहरियों को दबाव में लाया जाता है, वो केस अपने वापस ले लेते हैं और फिर लिहाजा जो है वो चूँकि अदम सबूत और कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर जो फिर वो रिहा हो जाते हैं और फिर वो इस तरीके से दोबारा से इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। यहाँ पर एक
बात मैं आपको बताऊं अहम है, जिस तरीके वजीर आला सिंध जो है मकबूल बाकर साहब, वो हर जगह जो है वो हर मीटिंग में, वजीर दाखिला साहब हारिस नवाज साहब हर मीटिंग में और हर जो है वो मीडिया टॉक में ये कहते हैं कि अब कोई सिस्टम नहीं है, अब कोई सिस्टम नहीं है, अब सिस्टम की बात ना करें। तो ये जो तारिक बाजारी वाला वाकया है, ये तारिक बाजारी एक पूरा सिस्टम है कि नहीं है? ये पूरा सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। हाँ, उसने जो है वो अपने आप को सिस्टम ने कुछ अंडरग्राउंड कर लिया है, कुछ वाजे हो रहा है, कुछ वाजे नहीं हो रहा है, कुछ नामालूम है इस तरीके से, लेकिन सिस्टम अभी भी मौजूद है और उसी तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। अलबत्ता वो आहिस्ता 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 गैर महसूस अंदाज में चल रहे हैं, लेकिन अब भी वो सिस्टम बरकरार है जो पहले मौजूद था। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जी सिस्टम सारे ख़त्म हो गए, अब कोई सिस्टम नहीं है। तो ये तारिक बाजारी वाला वाकया जो है इस बात का सबूत है कि सिस्टम अभी भी जारी है इस शहर में। बिल्कुल ठीक है रजब, पुलिस वाले ही आवाम की हिफाजत के लिए थे और अब वो खुद ही चोर निकले हैं। क्या ही कहा जा सकता है, इस हाल पे तो रोया ही जा सकता है। शुक्रिया, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। ये तो सूरत हाल है कि जो मुहाफ़िज़ है वही चौकीदार जो है वो ये घर लूट रहे हैं। तो अब जो आवाम के पैसों से जो इनको सैलरीज मिलती हैं, खैर किसी एक शख्स की इनफरादी कार्रवाई पर पूरे इदारे को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इदारा ब्लेम इस लिहाज से कसूरवार ठहरता है कि यहाँ तक नहज पहुँचे कि कोई छोटा सिपाही तो नहीं, DSP लेवल का अगर कोई बंदा इस तरह से मुलविस है डकैती के अंदर, तो फिर ऐसे क्या रिफॉर्म्स लाई जाएँ या ऐसी क्या सख्त सजाएं दी जाएं कि इबरत का निशान बने और बाकी तमाम पुलिस वाले ऐसी किसी हरकत से जो है वो महफूज रहें और ऐसी हरकत से बाज रहें। ये तो रही स्टोरी। अब एक और ही पुलिस वाले की कहानी बताते हैं। पुलिस वाला है ये शख्स और ये थाने में दरख्वास्त लेकर गया है। थाने में दरख्वास्त ये लेकर गया है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं और उसने जाके पुलिस में ये दरख्वास्त दी है। उसने कहा 2021 से मेरा निकाह हो चुका है और अब रुखसती के लिए मैं अपने माँ बाप को कहता हूँ और मैं 32 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी निकाह होने के बावजूद जो है मेरे माँ बाप रुखसती के लिए लेकर नहीं जा रहे और इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ये दरख्वास्त भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दरख्वास्त लिखी है उस शख्स ने और उसके बाद वो पुलिस पहुँच गया है और वहाँ जाकर उसने कहा कि प्लीज़ मेरी शादी करवा दें। ये DI खान का लड़का है जिसने ये अनोखा ही मैं कहूँगी अपनी नौयत का एक अलग सा ही काम किया है और जाके थाने में अपने वालिदैन के अगेंस्ट जो है ये FIR दिया है कि मेरा निकाह तो हो चुका है लेकिन अब मेरे वालिदैन जो हैं वो लड़की की तरफ जा नहीं रहे हैं या लड़की वालों को बुला नहीं रहे हैं ताकि आगे रुखसती हो सके और मैं शादी के अहल हूँ, मैं नौजवान लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं एक तरह से निकाह होने के बावजूद भी कवारा ही हूँ और इसका कसूरवार जो है वो मेरे वालिदैन है क्योंकि वो जा नहीं रहे हैं। वालिदैन जो हैं वो लड़की वालों की तरफ के रुखसती की बात की जा सके और उनसे मैं कितनी बार गुजारिश कर चुका हूँ। अब जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है तो उसके बाद मजबूर मैं थाने पहुँचा हूँ और मैंने ये कदम उठाया है और दरख्वास्त लिखकर उसने पुलिस वालों को मतलब थाने में दी और ये कहा है कि प्लीज़ मेरी शादी करवाएं और मेरे माँ बाप से बात करें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लड़की वालों की तरफ जाएं और उनसे रुखसती की बात करें। ये है जी हमारे नौजवानों की सूरत हाल। सारा काम काज काम धंधा छोड़ के उनको सिर्फ शादी, प्लीज़ मेरी शादी, मतलब उसका टाइटल देखिए आप, प्लीज़ मेरी शादी करवा दें। खैर ये है जी प्यारे पाकिस्तान के प्यारे नौजवानों की प्यारी प्यारी बातें। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और अभी चूँकि हमारा डेली का कोई ना कोई हेल्थ सेगमेंट तो ज़रूर होता है और हेल्थ में हमने इस बार जो मौजू रखा है वो है जी आपके दांत। दांत एक ऐसी, मतलब किसी से बात आप कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी पे जो टीथ होते हैं उनका एक बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। आई थिंक दैट्स, अब खाना चबाने के लिए तो सबसे ज़्यादा आपको दांत चाहिए ही हैं। उन बेचारों से पूछे जो बेचारे जिनके पास दांत नहीं है और वो खाना नहीं खा सकते अपनी मनपसंद, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके दांत बिल्कुल वाइड नज़र आए। स्पेशली लड़कियां बड़ी क्रेज़ी होती हैं कि अगर वो स्माइल करें तो उनके हॉलीवुड स्माइल, एक जो HD स्माइल का एक ट्रेंड आ गया है कि HD स्माइल होनी चाहिए, हॉलीवुड स्माइल होनी चाहिए है, जिसमें आप बात करें तो आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद चमकदार हो। इसके अलावा जो और गम्स प्रॉब्लम्स होती हैं, और वैसे भी कोई भी बीमारी जो है ना वो शुरू तो आपके स्टमक से होती है, लेकिन स्टमक से पहले आप कुछ भी खाते हैं वो आपके दांत उसको च्यू करते हैं, तो माउथ से ही आपकी जर्म्स भी, आपकी सारी चीज़ें भी यहीं से अंदर जाती हैं और उसके बाद आपका वो गुड फूड भी होता है और बैड फूड भी होता है। तो दांतों को किस तरह से उसका ख्याल रखा जा सकता है, डॉक्टर शुएब डेंटिस्ट हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि हमें मुफीद मशवरे देंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं
उनको वैसे तो जनरल जो दांतों के मसले हैं उन पर भी बात करेंगे। आजकल एस्थेटिक में बड़े लेटेस्ट ट्रेंड आ चुके हैं, जैसे मैं हॉलीवुड स्माइल की बात कर रही थी, और वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग इतनी ज़्यादा लोग क्रेज़ है कि हमारे दांत जो है ना वो अब बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार, स्पेशली जो चाय के कॉफ़ी के स्टेन्स होते हैं वो इतने पुराने होते हैं, और लड़के जो सिगरेट्स पीते हैं, सिगरेट्स की वजह से भी दांत जो है वो येलो हो जाते हैं। तो येलोश टोन को वाइट टोन में बदलने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? देखिए जी, आजकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री काफ़ी ट्रेंडिंग है, उसमें नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, दिन ब दिन इसमें नई एडवांसेस आ रही हैं। स्पेशली जिस तरह वाइटनिंग की बात कर रही हैं, ये बेसिकली हम ब्लीचिंग करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करके, हम आपके दांतों के कलर टोन को एटलीस्ट 5 to 6 शेड्स लाइटर कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं लगता कि कोई अननेचुरल वाइट हो गया, आपके अपने दांतों का जो कलर है वो लाइट हो जाता है। और वो ऑब्वियसली आप देखें, आपकी पर्सनैलिटी में जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ है वो आपकी स्माइल है, और अगर आपकी स्माइल ही उतनी इम्प्रेसिव नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका एक पर्सनैलिटी में डाउन ट्रेंड आएगा। तो उसके लिए लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, और एस्थेटिक्स आपके ज़िंदगी में, आपके कॉन्फिडेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके लिए लोग वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग के लिए हमारे पास आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसेस, इसमें कोई हैज़र्ड नहीं है, कोई ये FDA अप्रूव्ड है, इसका कोई मतलब उसके डाउन साइड या कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप वाइटनिंग इजीली आफ्टर एवरी 1 year रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि वो शेड जो है वो 2-3 टोन कम हो जाता है, लाइटर हो जाता है। हाँ, लाइट, एग्जैक्टली, वो आप अपेयर वाइट होते हैं वो। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, ये बताइए कि जो इसके अलावा जो टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग के अलावा, जैसे हम वेनियर्स की बात कर रहे थे, कि उसके क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या टाइप्स आ चुकी हैं? देखिए, बेसिकली जो वेनियर्स हैं वो आपके जो दांत, स्पेशली जिन लोगों के दांत, बाज़ लोगों के दांत आपने नोटिस किया होगा कि कईयों के थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं या छोटे होते हैं, या दांतों में अनवांटेड फ्रंट के टीथ में स्पेशली गैप्स होते हैं, जिससे उनकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है और वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अपनी स्माइल में और अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करने में। उसका इलाज है हम उसके फ्रंट सरफेस पे वेनियर्स लगा देते हैं। अब वेनियर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, कंपोजिट वेनियर्स होते हैं, फिर उसके बाद जिरकोनियम वेनियर्स हैं, लुमिनियर्स हैं, ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं। वो आपके केस को देखते हो, उनको हम सिलेक्ट करते हैं और हम उसको लगाते हैं, और एक लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन है। इससे आपकी एक परफेक्ट स्माइल आ जाती है, एक परफेक्ट शेप ऑफ टीथ हम उसको गेन कर सकते हैं, और आपकी ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी में जो बूस्ट आता है वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। एब्सोल्युटली आता है। अच्छा, ये लाइफ लॉन्ग आप बता रहे हैं। अच्छा, यूजली होता ही है कि हमारे घरों में किसी ना किसी को गम से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, या ऐसा होता है कि ठंडा गर्म लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली एक एज के बाद जो है वो हमारे दांत जो है वो आई थिंक कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से दांत जो है वो बुढ़ना जिसे कहते हैं कि वो होना शुरू हो जाते हैं, ग्रिंड जिसे खुद ब खुद ही होने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं? देखिए जी, एक तो बेसिकली हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है डेंटल रिगार्डिंग डेंटल एजुकेशन वो बहुत कम है। yes. हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना है, और स्पेशली वो तब ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है। जबकि वेस्ट में या मॉडर्न वर्ल्ड में ये कल्चर प्रैक्टिस नहीं होता। वहाँ तो आप एवरी 6 to 8 months डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो दांतों के ख्याल कर रखने का सही तरीका है जिसको हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले, और अपने डेंटिस्ट को एवरी 6 month विजिट करें और अपनी स्केलिंग करवाएं लाजमी। स्केलिंग दांतों की सफाई का अमल है जिससे आपके मसूड़े को ताकत मिलती है और वो बार बार वो रीऑर्गेनाइज होता है, और वो डेंटिस्ट के अपने स्केलर के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, और आपके दांत और आपके मसूड़े तरोताज़ा रहते हैं। और उससे ये आपके इतने बार बार विजिट करने से ये होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेंटिस्ट टाइमली उसको कैच कर लेता है। एग्जैक्टली, गम साफ हो जाते हैं। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ पर स्केलिंग का या गम्स को साफ रखने का कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं है। हमें तो ये नहीं पता कि 2 मरतबा क्या टीथ ब्रश करना, लोग तो एक बार भी टीथ ब्रश करना जो है ना वो समझते हैं बहुत बड़ा काम है। तो वैसे हेल्दी क्या है कि आप लोग डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि कितनी बार जो है वो अपने दांतों को दिन में ब्रश करना चाहिए है? 2 times a day जी, 2 times a day। इवन आप कुछ लोग तो आफ्टर एवरी मील भी करते हैं, वो भी ठीक है, बट 2 times a day तो मिनिमम मोस्ट रिक्वायर्ड है। और उसमें आप जो दांतों की, एक तो हमें सबसे जल्दी होती है कि हम भागते हैं 10 सेकेंड में ब्रश किया और ख़त्म,
जबकि ये तरीका नहीं। ब्रश इफेक्टिव ब्रशिंग का जो तरीकाकार है उसको करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 मिनट्स तो आई थिंक होने तो चाहिए, एग्जैक्टली। और 1 से 1.5 मिनट आप अपने दांतों को ब्रश करें, पूरे सरफेसेस पे ब्रश करें और पूरे प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल ब्रश को रख के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं उनके जरिए आप ब्रशिंग करें। ब्रशिंग करने के बाद फिर आप पेस्ट को लगा छोड़ दें 1 मिनट के लिए, फौरी कुल्ली ना करें, ताकि जो पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो दांतों पे एक्ट तो कर सके, उनको टाइम तो मिले। हाँ, और फिर उसके बाद अच्छा यूजुअली होता ही है कि अभी तो आपने ब्रश कर दिया, वरना ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो खाली माउथ फ्रेशनर किया और उसके बाद गुड टू गो कि उन्होंने अपनी बस बदबू को, जो बैड स्मेल होती है उसको ख़त्म करना होता है और उसके बाद वो जो मर्ज़ी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ पर अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि ब्रश किस एंगल से, किस तरह से करना चाहिए। आपके पास जब आते हैं पेशेंट्स तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरह से समझाते हैं? देखिए जी, बेसिकली हम जो पेशेंट को बताते हैं वो 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं। दांत के 3 सरफेस हैं, एक फ्रंट सरफेस, एक उसका टॉप सरफेस, एक बैक सरफेस। आप फ्रंट सरफेस पे 45 डिग्री के एंगल पे रख के आगे पीछे 2 and 4 मूवमेंट दें, फिर दांतों को, ब्रश को सर्कुलर मूवमेंट दें और 15 से 20 स्ट्रोक हर मूवमेंट के दें। उसके बाद आप इस पे देखें, अगर आप ये तीनों सरफेसेस पे ये दोनों मूवमेंट 15 से 20 स्ट्रोक करेंगे तो आपके 2 मिनट आराम से चले जाएंगे। हाँ। और उसके बाद फिर आप वेट करें 1 से 1.5 मिनट ब्रश को। अच्छा, टंग क्लीनर भी एक बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, लोग टंग क्लीन करते ही नहीं है। आप देखें, आपका जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल ब्रशेज है ना, उनके सरफेस बैक साइड के ऊपर वो उन्होंने इनग्रेवमेंट्स बनाई होती हैं जैसे टंग क्लीन करते हैं, लेकिन हमें वो पता ही नहीं होगा, हम कहते हैं डिजाइन बना हुआ है। वो बेसिकली वो ज़बान को साफ करने के लिए हाँ। तो वो लाजमी साफ किया करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक ब्रश का एक बड़ा ट्रेंड आ चुका है, लोग इलेक्ट्रिक ब्रशिंग करते हैं, वो जो हाथों को भी ऐसे ऐसे करना है ना, उससे भी थक गया। इलेक्ट्रिक ब्रश इज अ सेफ थिंग टू डू? देखें, रिसेंट रिसर्च जो कहती है ना जी, जो रिसेंट स्टडी आई हैं, जो सर्वेज हुए हैं, जो रिसेंट आपके FDA ने नए स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, उसमें इलेक्ट्रिक ब्रशिंग इज फार बेटर देन मैनुअल ब्रशिंग। ओह हाँ जी, जो इलेक्ट्रिक ब्रश, अब इलेक्ट्रिक में भी 2 टाइप आ रही हैं। एक होता है जो सिंपल वाइब्रेट करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ब्रश जिसके ब्रिस्टल्स मूव कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, उससे जितनी अच्छी क्लीनिंग होती है वो मैनुअल ब्रशिंग से हो ही नहीं पाती। ये रिसेंट रिसर्च स्टडी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक ब्रश है वो बहुत सुपीरियर है आपकी मैनुअल ब्रशिंग से। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रिक ब्रशेस जो हैं वो एक तो वाइब्रेशन है और दूसरा पूरा राउंड मूवमेंट। हाँ, वो मूवमेंट वाला जो है वो ज्यादा बेहतर है, पूरा जो राउंड मूवमेंट हो रहा होता है, उसकी जिसके ब्रिस्टल्स मूव कर रहे होते हैं, हेड मूव कर रहा होता है, उसका रिवॉल्व कर रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा कितनी देर के बाद अपना जो ब्रश है उसको चेंज कर लेना चाहिए? देखिए जी, लोग तो हमारे यहाँ साल चलाते हैं ब्रश को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। हाँ। आप देखें, आपके ब्रश के जब ब्रिस्टल्स, मतलब उसके जो ऊपर वो लगा होता है फ्लफ, वो अगर जब वो मूव हो गया या टेढ़ा हो गया तो तब आप अपना ब्रश चेंज कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे अब रूट कैनाल की तरफ आते हैं जिनको ज़्यादा मसला है, ज़्यादा मोस्टली ख़वातीन को ज़्यादा मसला होता है, तो अपने दांतों को बेहतर बनाने के लिए या दांतों की बोन जो हड्डी होती है उसको अच्छा रखने के लिए क्या रिकमेंड्स करते हैं कि डाइट कैसी होनी चाहिए है, डाइट के अंदर क्या पोर्शंस ऐसे होने चाहिए? हमें तो इतना पता है बस दूध पियो तो दांत आपके सारी ज़िंदगी नहीं खाओगे। और मसवाक के हवाले से मैं चाहूँगी कि हमारे जो लेटेस्ट जो आप जैसे पढ़े लिखे डेंटिस्ट हैं, वो मसवाक का जो एक प्रोसीजर है, क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं? इज़ इट गुड? देखिए जी, अगर तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर मुसलमान का ईमान है कि सुन्नत नबवी जो है वो सबसे बेहतर है। बेशक। और आज से 1400 साल पहले भी आप देखें, जब इतनी ना कोई साइंस थी, ना कोई इतना हेल्थ के इतना कोई पॉइंट ऑफ व्यू था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि आप अपने दांत साफ रखें, क्योंकि ये जिस्म का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनके मिसवाक का बताने का मकसद ये था कि आप अपने दांतों को साफ किया करें। अगर आप साफ नहीं, यही चीजें हम एम्फसाइज कर रहे हैं। अब वो मॉडर्नाइज हो चुका है, हम ब्रशेज और टूथपेस्ट लेके आ गए। सुन्नत के तौर पे मिसवाक लाजमी करें, क्योंकि वो मेरे रसूल ने किया तो वो आपको भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ब्रशिंग लाजमी करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकसद यही था कि आप अपने दांतों की सफाई रखें। हाँ,
तो मतलब कि मसवाक भी कर सकते हैं आप, और उसके अलावा तो इस जो वैसे डाइट के लिहाज से आप अपने पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं? जी देखें, सबसे पहले हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है दूध पीने वाला जी, कि दूध रात को पीना ज़रूरी है। हाँ। रात को पी के सो जाना। देखिए जी, आप रात को दूध पी के बगैर ब्रश के सो जाएंगे तो वो दूध तो नुकसानदेह है ना जी। उसमें स्पेशली जो हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स हैं, हमारा शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है। जनरली हम वेस्टर्न कंट्रीज से खुद को कंपेयर करें तो हम मीठे को कोई सेहत समझ के इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और वो जो मीठा है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट की जो हम प्रोसेस्ड फॉर्म हम अगर ले रहे हैं तो आपके दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक तो है। आपको चाहिए आप नेचुरल डाइट की तरफ जाएं और स्पेशली दांतों की सफाई जरूर रखें। अच्छा, दूध पीने वाली बात आपने बताई कि हम समझते हैं कि कौमी फरीज़ा है रात को दूध पिए और आपके दांत अच्छे रहेंगे, मतलब इज इट सेफ या सुबह उठ के जो आप दूध ले रहे हैं वो दूध जरूर पिए, लेकिन पी के साफ करके दांत सोए ना, वैसे ना सोए। मतलब उसके साथ कंडीशन ये है कि उसको साफ कर दें। साफ लाजमी करें दांतों को ये। और उसके बाद दूध अगर आप चीनी मिला के पियेंगे तो फिर वो सारी अफादियत ही खत्म हो जाती है। अब तो सर्दियां आ गई हैं, शहद इतना अच्छा है। हाँ, शहद exactly. वही ना, आप अपने जो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स से अपनी डाइट को रिप्लेस करें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। अच्छा, वैसे डाइट में क्या पोर्शंस है जो कि आई स्टिल रिमेंबर कि आई विजिटेड अ डेंटिस्ट, तो ही टोल्ड मी कि फ्रेश जूस आप मत लें, आप फ्रूट्स को काट के चबा के खाएं ताकि उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके दांतों को, आपके गम्स को मिले। जूस आपने पी लिया वो तो सीधा आपके स्टमक में चला गया। तो दांतों के लिए बड़ा हेल्दी होता है कि उनको बाइट करके फ्रूट्स को, फूड को च्यू करके खाएं ताकि उसके पूरे न्यूट्रिशंस जो हैं वो आपके जो है गम्स हैं उनको भी मिले। देखिए जी, ये सिर्फ दांतों के लिए नहीं है, पूरी बॉडी के लिए यही असूल है। देखिए, आपने जूस पिया, वो डायरेक्ट आपने इनटेक कर ली शुगर की। हाँ। उसका जो क्रक्स है वो सारा आपने डायरेक्ट ले लिया, लेकिन जो आप फ्रूट खाते हैं उसमें साथ फाइबर भी है, उसमें साथ उसके दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी जो जूस में ज़ाया हो जाते हैं वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, और आपकी ना सिर्फ वो दांतों को मजबूत करते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट में मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें दांतों के हवाले से, कि क्या ज़्यादा मोस्टली पेशेंट जो आपके पास जिन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, ताकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा और उनका फ्री का कुछ काम हो भी जाए आपकी मौजूदगी से। देखिए जी, मेरा सबसे पहले उनको यही मशवरा है कि अब अपने दांतों की सफाई, जिस तरह हम पूरी बात यही करते हैं कि अपने दांतों की सफाई पे काफ़ी एम्फसाइज करें और डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट किया करें, ताकि वो आपके आने वाले मसाइल को जज कर सके और उसका टाइमली सोल्यूशन बता सके, टाइमली सोल्यूशन निकाल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। और वाकई बात तो ये है कि आप अपने दांतों को, और एक हम जो करते हैं ना कि खाली पे अगर आपने रात को दांत साफ़ कर लिए हैं तो फिर सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट करें और ब्रेकफास्ट के बाद दांत साफ़ करें, क्योंकि मील के बाद ही जो वो बैक्टीरियाज और वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपके दांतों पर लगी रहेंगी। बग़ैर दांत साफ़ किए हुए आप खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो भी बैक्टीरिया आपके अंदर, फिर आप दांत साफ़ नहीं करते, वो भी गंद आपके अंदर, और फिर पेट दर्द और बीमार और बुखार और पता नहीं क्या क्या डायरिया के प्रॉब्लम्स लेकर आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं। बेहतर यह है कि सफाई जब निस्फ़ ईमान कह दिया गया है तो आप खुद सफाई का ख्याल रखें। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहते हैं, और अभी एक ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी कमाल की खबर है कि लिबिया के अंदर वो तमाम स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जिसे हम कहते हैं ना बंक करके, यहाँ पर भी वैसे ऐसे बहुत होता है कि बंक करके कहीं ना कहीं घूमने चले गए, कभी किसी पार्क में बैठे हैं, किसी कैफ़े में बैठे हैं, खूब इंजॉयमेंट चल रही है। घर वालों को ये पता है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं और बच्चे आगे से बंक करके बाहर बैठे हुए हैं। तो लिबिया के अंदर पुलिस की जानिब से ये मुहिम शुरू की गई है कि वो तमाम बच्चे, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में होने की बजाय जो बाहर घूमते फिरते नज़र आएंगे, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। गिरफ़्तार करने के बाद उनको गंजा कर दिया जाएगा, उनके सर के बाल मोड़ दिए जाएंगे। ये आप फुटेज भी देख सकते हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जो कि स्कूल से बंक करके और ख़ुद बाहर घूमते रहे हैं, और अब पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट करके उनके बाल काट दिए हैं। तो फ्री की कटिंग भी हो गई है, जिसने फ्री की कटिंग करवानी है, और उसके बाद गिरफ़्तार करके इनके बाल जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। और इन्हें, ये तमाम बच्चे जो हैं स्कूल जाने की बजाय इधर घूम रहे थे ये क्लासेस बंक करके, और अब इन्हें अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले लेकर गए हैं इनको पुलिस स्टेशन, और उनके बाल सारे काट दिए गए हैं। तो ये लिबिया के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर भी वैसे ऐसा होना चाहिए। मुझे अच्छा पसंद आया है कि बजाय कि जो आवारा गर्दी करने वाले बच्चे हैं ना, ये डर के मारे फिर ऐसी हरकत करेंगे नहीं, वरना यही बच्चे होते हैं जो बाद में ड्रग्स में और किसी न किसी डकैती की या चोरी की वारदातों में हमें नज़र आते हैं,
क्योंकि पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं, पढ़ते हैं नहीं और बाहर गलत कंपनी में बैठते हैं, तो फिर इनका जो हाल है, आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से किया जाए। तो ये है जी लिबिया की सूरत हाल, जहाँ पर पुलिस ने जो है आवारागर्दी करने वाले बच्चों को जो गंजा कर दिया है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में भी अगर ऐसा हो तो बड़ा मज़ा आ जाए। लेकिन खैर एनीवेज, हम लास्टली जिस इशू पर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड फैशन। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो उसके बाद वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और हर कोई जो है ना वो शादी के कपड़ों की तैयारी में, आप मार्केट भी जाएँ, बाज़ार भी जाएँ, तो आपको डिज़ाइनर कपड़े और डिज़ाइनर लहंगे इस तरह से नज़र आते हैं। तो क्या ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, ट्रेंड्स में किन कलर्स पर काम हो रहा है, किस किस्म का काम हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फ़ैशन एक्सपर्ट मौजूद है, फ़ैशन डिज़ाइनर जो कि ख़ुद भी ये काम बड़े अरसे से कर रही हैं और समझती हैं पाकिस्तान के ट्रेंड्स को भी, ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो। तो बिनिश अज़हर फ़ैशन डिज़ाइनर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग फ्रेश एज ऑलवेज। तो मुझे ये बताइए कि हमारी जो ऑडियंस है, जैसे ही वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है ना, तो आप लोगों पे तरह तो रश बढ़ जाता है कि जी हमें ऐसे कपड़े चाहिए हैं जो पूरी शादी में किसी और ने ना पहने हो, बस हमने ही पहने और हम दिलकश नजर आए। तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल? ट्रेंड देखिए, फैशन जो है वो है ही ट्रेंड, जो आजकल आएगा वो ट्रेंड में होगा, ट्रेंड में होगा वो फैशन में आ जाता है। तो आजकल तो आपको पता है फैशन जो है, वेडिंग सीज़न है जी। तो वेडिंग सीज़न में तो आजकल बस हमारे पास ब्राइड्स और जो ब्राइड की अम्मा खालाएँ कि ब्राइड बेचारी थोड़ी साइड पे रह जाती है। हमारे लिए जो है ना, आप ऐसा बनाएं कि हम बहुत अच्छे लगें। बहरहाल आजकल जो ट्रेंड में है वो बड़े शार्प कलर्स आ रहे हैं जी। जी ब्राइड जो है वो कह रही हैं कि जी डार्क में, लेकिन वलीमे के लिए जो बहुत पहले एक होता था फिजा के पिंक में रहता था एक शेड के बस पिंक रहे और जी बस लाइट, लेकिन वलीमे पे भी पेस्टल जरूर है लेकिन बहुत कलर्स चेंज हो गए हैं। लाइक आइस ब्लू, एक्वा ब्लू में चला गया जी, वहाँ ब्लू में बहुत ज्यादा ग्रे में चला गया है, वाइट में चला गया है। तो इस तरह से ट्रेंड्स बहुत चेंज हैं, लेकिन प्रेशर ऐसा होता है कि हमें खुद भी समझ नहीं आती कि अब हम लोग ऑडियंस क्या चाह रही है। लेकिन जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है हमें फिर पता चलता है अच्छा ये चाह रहा है, तो वही फैशन में आ जाता है, वही फैशन में आ जाता है, वो फैशन में आ जाता है। तो क्या वैसे काम जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, अगर वो अपने ड्रेसेस वगैरह अगर मतलब चाहती है कि कोई इस किस्म के कपड़े बनवाए, तो ट्रेंड में क्या है, शलवार सूट है ज्यादा, ट्राउजर्स है, दुल्हन के नहीं जो आसपास कजन्स हैं, उसके लिए वो मेरी ऐसी आवाम है जो ट्राउजर्स पे है। बाकी जो 75 है वो शरारों पे है, अजारों पे है, प्लाजो पे है, ट्राउजर और शलवार पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। तो और जो ट्राउजर भी है वो भी सिर्फ 25% है। ओके। तो ये है अभी बहुत थोड़े से लोग। अच्छा, थोड़े से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कहते हैं भरा हुआ काम हो, ड्रेस पे भी हो, दुपट्टा भी भरा हुआ हो, यहाँ तक कि जो ट्राउजर या प्लाजो नजर आए उस पे भी हो। वो हम लोग बेसिकली जब हम डिज़ाइनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग सोच रहे होते हैं थोड़ा एलिगेंट और बड़ा नफीस सा काम, हम वो बना के रखते हैं, लेकिन जब वो क्लाइंट आता है वो उसमें इतना कुछ डाल देता है, इतना हम कहते हैं अच्छा आई गेस ये ट्रेंड में है, जो हमने बनाया वो ट्रेंड में नहीं। मतलब फैशन डिजाइनर आप नहीं है जो आ रहा है, वो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ऑब्वियसली हमने केटर करना है, उनको जैसा वो चाहेंगे हम उनको देंगे। तो लेकिन है ऐसी आवाम बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको, हालांकि मैं गाइड करती हूँ कि देखिए अगर आपकी चादर भरी हुई है तो आप थोड़ा सा अपना जो है ड्रेस को सिंपल में ले जाएं। लेकिन कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। क्या करें, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये तो करना पड़ता है। अच्छा, विंटर्स आ रही है तो विंटर्स में होता है कि बड़ी डार्क थीम्स चल जाती हैं, मरून कलर आ जाता है, जो समर्स कलर होते हैं ना वो रिप्लेस होके डार्क पर्पल में चला जाता है, एक्वा ब्लू में चला जाता है, डार्क थीम हो जाती है। तो आजकल विंटर्स में क्या चल रहा है, जो वैसे भी और इसके अलावा भी रेगुलर भी अगर किसी ने ड्रेसेस पहने हैं, क्या स्टफ चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? स्टफ में तो ये है कि जैसे हम लोगों के पास एक बड़ा एक है जी, प्योर चाहिए हमें, प्योर चाहिए रॉ सिल्क। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप पाकिस्तानी कपड़ा भी देखें बहुत अच्छा है। देखिए इकोनॉमिकल भी होता है, और हमारी एक नेचर है, हम लोग एक से दूसरी बार वो जोड़ा नहीं पहनते हैं। हमारे पास जितनी भी लेडीज आती हैं हम कहते हैं अभी तो आपको बना के दिया था, नहीं बस अब वो कहाँ पहनना है, अब तो आप हमें कोई और दें।
तो होता ये कि हम लोगों की जो कुछ क्लाइंट है वो ये प्योर पे रहती है। ओके। लेकिन मैं सबको कहती हूँ आप थोड़ा सा पाकिस्तानी कपड़े पे भी आए, हाँ। ऊपर आप चादरें कोई ऐसी ले लें, या आप काम ऐसा करवा लें कि अगर आप उसको डिस्कार्ड भी करना चाहते हैं तो आपका दिल ना दुखे। हाँ, exactly. कि इतना पैसा लगा के तो आप उसको फिर वेस्ट कर रहे हो। अच्छी बात है, पैसे वाली बात आपने खुद ही कर दी। मैंने इससे पूछना भी था, डिजाइनर कपड़े अफोर्डेबल नहीं होते। आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि अगर किसी डिजाइनर के पास जाएंगे तो वो बहुत महंगे हमें चार्ज करेंगे और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे ब्रांड के पास चले जाते हैं, सिले सिलाए बने बनाए वही ले लेते हैं। तो ये डिजाइनर्स वाकई इतने एक्सपेंसिव कपड़े डिजाइन करते हैं? देखिए, मैं किसी डिज़ाइनर को कुछ ऐसा तो मैं कोट करना चाहती ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी बात ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं आपके पास हूँ इस टाइम। तो आप अगर हमारे स्टूडियो आएँ तो आप देखें कंपैरेटिवली आपको बहुत रीज़नेबल प्राइजेस नज़र आएंगी। तो इसीलिए मैं किसी भी डिज़ाइनर के बारे में सच कोई बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास लाहौर वाले जो हैं वो तो खुश हो जाएं, लाहौर से वो सीधा। लेकिन ऑनलाइन भी तो है ना, ये बड़ा ट्रेंड है। तो ऑनलाइन किस तरह से, क्या फीडबैक ज़्यादा आता है? बहुत अच्छा है। कोविड में हमें ऑनलाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा, क्योंकि आप देखिए ना उस टाइम पे तो बिल्कुल सब होम अरेस्ट हो गए थे। तो तब हमारा जो है ऑनलाइन, बल्कि हमारा नहीं बहुत से लोगों का ऑनलाइन बहुत अच्छा काम चला। लेकिन ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन पे होता है कि ऑर्डर कुछ करते हैं और बाद में आता कुछ है, ये भी एक बड़ी मिथ है। वो बहुत ऐसी जगहों पे होता है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स तो बहुत खुश हैं कि ऑनलाइन बहुत अच्छा हमारा सारा। और पाकिस्तान के अलावा बाहर से ईस्टर्न कपड़ों का बड़ा ट्रेंड है। बाहर के लोग बड़ा पसंद करते हैं इस किस्म के ड्रेसेस को पहनना। हमारा ब्रांड बाहर भी जाता है। यूके का क्लाइंट बहुत है हमारे पास, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, दुबई का, सऊदीया का। तो वो लोग जाहिर है वो पसंद करते होंगे पाकिस्तानी काम को। अच्छा, उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं? जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहे हैं वही वो पहनते हैं या उनके भी कुछ डिजाइन वगैरह? नहीं, वो कुछ थोड़ा उनमें थोड़ा डिफरेंस जरूर है, क्योंकि वो थोड़ा पीछे होते हैं। तो वो फिर अच्छा वो वाला ड्रेस था, हम कहते हैं अच्छा ये आपको बनवाना, ये तो पुराना हो गया। आप तो नहीं आप आंटी प्लीज हमें ये बना के भेजें, नहीं हमें यही चाहिए। मतलब इस तरह से वो है कुछ जो हाँ एग्जैक्टली बड़ा ट्रेडिशनल सा पहनते हैं। हाँ, बहुत ट्रेडिशनल उनको पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बहुत कम ईद त्योहार ही होते हैं, ऐसा होता है। तो बस वो ट्रेडिशनल सा मांगते हैं, अदरवाइज उन्हें पता कुछ नहीं होता। कई बच्चियों को बिल्कुल नहीं पता होता, और जो आंटीज हैं उनको हमसे भी ज्यादा पता होता है। ओह माय गॉड, बच्चों की मामाएं होती है ना, वो यहीं से गई होती है, उनको पता होता है। वो हमें बता रही होती है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे जी थैंक यू, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, वैसे क्या चल रहा है? अगर किसी ने कोई अच्छा ड्रेस बनवाना है तो गोटा किनारी इस तरह का एक टाइम पे बड़ा ट्रेंड चला था किनारी का, दोबारा से? अच्छा, अभी भी है? बिल्कुल गोटे का बहुत ट्रेंड है और बारीक काम का बहुत ट्रेंड है। लेकिन अब जैसे हम बारीक काम बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत है, लेकिन क्लाइंट को शायद नहीं समझ आती, उसको मोटे काम की समझ आती है। वो देखता है कि बहुत भरा हुआ है, तो हम कहते हैं ठीक है अगर आपको ये पसंद है तो ये बना देते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मशीन के काम में और हाथ के काम में बड़ा डिफरेंस जी होता बिल्कुल है। बहुत। तो लोग क्या पसंद करते हैं? हाथ का बना हुआ काम हो, हाथ का ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। लेकिन ये कि मशीन के जैसे हमारी स्पेशलिटी हफ्सास की थ्रेड वर्क में बहुत ज्यादा है। ओके। तो अगर आप हमारे थ्रेड वर्क को देखें तो उसमें आपको पता चलेगा, स्क्रीन पे बल्कि चल भी रहे हैं, ये आप ही के डिजाइन किए हुए कपड़े हैं। जी, ये थ्रेड वर्क है, इसमें आप देखें तो आपको मतलब बहुत ज्यादा इसमें नफासत आ जाती है। हाँ। देखिए खराब होने का भी डर नहीं होता। exactly. जो हाथ का काम होता है ना वो होता ही है खराब, कहीं ना कहीं अड़ के या कुछ इस तरह हो जाता है। अच्छा, नाम आपका बिनिश है और ब्रांड का नाम आपने हफ्सास रखा है, ये इतना ये मेरी बेटी का नाम है हफ्सा, तो मैंने अपनी बेटी के नाम पे, आपने बेटी के नाम से ब्रांड। तो फिर अब जो भी हफ्सा वाली लड़कियां हैं उनको फिर डिस्काउंट आपको देना चाहिए। श्योर, जो भी हफ्सा के नाम से आएगा जी उनको तो फिर आपको बेटियां समझते हुए डिस्काउंट देना चाहिए। अब जिसका हफ्सा नहीं, कोई आंटी हफ्सा है हम उसको भी डिस्काउंट देंगे, बेटी हफ्सा ही ना हो। जो जिसका नाम हफ्सा नहीं भी है ना वो ऑर्डर कर दे हफ्सा के नाम से, आपको तो मैं अभी कह दिया आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, डिस्काउंट पक्का। अच्छा, इसके अलावा गर्मियों में तो ऐसा होता था कि लॉन और इस किस्म के कपड़े को ज्यादा पसंद किया जाता है, लाइट वेट है। विंटर्स के अंदर किस कपड़े को, गर्म कपड़ा जिसको पसंद किया जाए? फिजा विंटर में बहुत छोटा सा एक टाइम पीरियड होता है विंटर का, वेलवेट एकदम इन होती है, एकदम आउट हो जाती है। वेलवेट पे बहुत सारा काम ना कोई करता है ना करना चाहिए, अगर करता भी है ना तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। विंटर में भी लोग राव सिल्क को ही यूज प्रेफर करते हैं जी, शिफॉन्स को ही कर रहे होते हैं।
चादरें बना लेते हैं तो वो उसको वेलवेट की शॉल ले जी, अब वेलवेट तो की वेलवेट भी उस तरह से नहीं आता, मोटे वाला Exactly, बारीक सा वेलवेट बारीक होता सा है, velvet वो तो ऐसे है। लगता है ट्रांसपेरेंट सा है, हवा से तो Exactly. खुद इधर अब वो वेलवेट क्योंकि मोटे ट्रेंड में नहीं रहता, बहुत हाँ। देर ट्रेंड में नहीं रहता। देखिए शिफॉन ऑर्गेन्जा फिर चल जाते ये हैं। चलता रहता है, ये 12 महीने का कपड़ा है, ये चलता रहता है, तो इसलिए विंटर्स में भी लोग इसी को प्रेफर करते हैं। अच्छा, वैसे क्या आजकल ट्रेंड्स में है जो आप बता रहे हैं कि ट्राउजर और प्लाजोज और जी, ये सब जी, कुछ तो चल रहा है, जी। लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक सिंपल सा सूट हो और उसके ऊपर एक हैवी शॉल आपने ली हो तो वो बड़ी एलिगेंट लगती है, जी। लोग उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपको तो पता होगा कि क्या डिमांड तो, ज़्यादा आती है। बात ये कि हम तो सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगली बात आती है कैरी करने की, यस, कि आप जो हमारा क्लाइंट है वो कैरी कैसे कर रहे हैं। अब एक शॉल को आप बिल्कुल ही ऐसे डाल लो गले में, उसका भी मेरे ख्याल से देखना वो खत्म हो जाता है, खत्म हो उसका जाता है, मीनिंग ही exactly. खत्म हो जाता है शॉल का। एक अच्छे से कैरी किया, और मैं कहती हूँ नीचे पाकिस्तानी सिल्क की कोई क्यों भी पहनी हुई है, कपड़ा पहना, तो वो एक एलिगेंट लगता है, आपकी Right. पर्सनालिटी को जो है ना पूरा डिफाइन करता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कैरी ही ना करना आता हो तो फिर ना डिजाइनर कुछ कर सकता है। हाँ, फिर तो ये तो आपकी अपनी पर्सनल सेल्फ ग्रूमिंग पर Exactly, आता है ना। हाँ, बिल्कुल अच्छा विनिश, ऐसे। ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि आप कितना भी महंगा काम बनवा लो, स्पेशली जो दुल्हन के कपड़े होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव बनते हैं, 2-4 लाख का लहंगा जी, होता ऐसे। है, लेकिन वो 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो सारा काम काला होने लग जाता है, वो फेड आउट होने लग जाता है। और वैसे जब कपड़े लेने जाओ तो वो कहते हैं कि लाइफ होगा ही टाइम नहीं। गारंटी है, ये तो काला होगा ही नहीं, इसका तो एक मोती उतर गया बाजी आपने वापस कर जाना है। मैं ये फिजा हम- इसीलिए कभी भी नहीं कहती। अच्छा, आपने खत्म कभी नहीं ये ऑफर ही खत्म कर दिया है। मैं कभी नहीं कहती। Okay. पूछते हैं कि ये खराब तो नहीं होगा, मैं कहा जी इंसान का नहीं पता तो आप कपड़े क्या मुझसे वादा ले रही हैं। How honest, तो how मैं honest नहीं you are. कहती, मैं बिल्कुल नहीं कहती, मैं कहती ये कपड़ा है। Okay. मुझे नहीं पता मैंने इधर स्टूडियो से भी बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, मुझे मेरा नहीं पता, मैं कपड़े का भी कभी भी कोई वादा नहीं कर सकती। ओके, तो वो वैसे क्योंकि कोई होता ऐसी है कुछ ना, एग्जैक्टली कोई हालांकि- ऐसी टिप्स हैं कि मतलब ऐसा करें तो कपड़ा शायद बच जाए, काम बच जाए? होता ये कि पहले बहुत से टिप्स होती थी, पहले बहुत लेडीज करती थी, अब तो बैग्स में लटका देती हैं और यूज भी नहीं करती हैं। यूज हालांकि यूज करें ना तो खराब भी हो जाए तो खैर है, हाँ। एक बार पहनने के बाद जब आपने पहनना ही नहीं है, आप जूते कोई देख लें, अगर कोई जूता ब्रांडेड जूता भी है, मेरे अक्सर ऐसे खराब हुए हैं, ब्रांडेड जूते बारी नहीं आती है, जब मैं कोई साल के बाद या 1.5 साल के बाद निकालती हूँ वो टूटा हुआ होता है। एग्जैक्टली, सोल अब खराब देखिए होते जब हैं। आप उसे हवा ही नहीं लगा रहे हो, आप उसे पहन नहीं रहे हो, तो फिर तो उसने खराब होना ही था, टूटना ही था। बिल्कुल। तो कपड़े का भी ऐसे ही है, कपड़े आप का उसे भी यूज ऐसे ही करते है। रहो, 2-3 बार यूज करो, उसके बाद वो होता है तो होता रहे खराब। हाँ, तो आप कसम नहीं किसी ये की ले खा जी, ये तो सकते। हमारी जो ऑडियंस है ना उनको भी समझ आ गई है कि यूज ये जो करें। ये एग्जैक्टली यूज कर ले, अच्छे से यूज कर ले, क्योंकि एट द एंड इवेंचुअली उसने खराब होना तो है। थैंक यू सो मच विनिश, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस होगी उसको भी बड़े पता चल गया होगा कि क्या फैशन और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। हमारी मुलाकात होगी अब आपसे कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।